जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। डीआरडीओ विकसित कर रहा है हाइपरसोनिक मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए नेक्स्ट जनरेशन की शील्ड। जम्मू कश्मीर में आर्मी व्हीकल के साथ एक बड़ी दुर्घटना। अब भारत ने निकाली रिस्पॉन्सिबल नेशंस की एक ग्लोबल लिस्ट। रिपब्लिक डे में भारतीय वायुसेना का है सिंदूर फॉर्मेशन। और डीआरडीओ ने विकसित किया है सूर्य किरण नाम का एक बेहद ही पावरफुल लेजर वेपन। आज जम्मू कश्मीर से एक बेहद ही दुखद खबर सामने आई है, जहां डोडा के जनरल एरिया में खराब मौसम की वजह से आर्मी का एक व्हीकल स्किड होकर खाई में जाकर गिरा है। और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में हमने अपने 10 वीरों को खो दिया है, जो कि इस व्हीकल पर सवार थे। और ये जो आर्मी व्हीकल है हमारे ट्रूप्स को एक ऑनगोइंग ऑपरेशन के लिए लेकर जा रहा था। और जबकि इसी में सवार हमारे कुछ अन्य वीर घायल भी हुए हैं, जिनको तुरंत ही उपचार के लिए इवैक्यूएट कराया गया है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे इन वीरों की आत्मा को शांति मिले और ये देश इनके सर्वोच्च बलिदान के लिए सदा इनका ऋणी रहेगा। और हमारे जो वीर घायल हुए हैं तो हम उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने के लिए भी प्रार्थना करते हैं। और जबकि आज जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड जैश के आतंकियों के साथ एक फ्रेश कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश होने की रिपोर्ट सामने आई है। इस ऑपरेशन को इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस संयुक्त रूप से कंडक्ट कर रहे हैं और संभावित रूप से इस दौरान 3 आतंकियों के ट्रैप होने की रिपोर्ट्स हैं। बाकी अभी इस पर अन्य डिटेल्स आनी भी बाकी हैं। न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के मुताबिक डीआरडीओ भारत के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम के अंडर ही कुछ न्यू जनरेशन के मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर को भी विकसित कर रही है, और जिन्हें विशेष रूप से हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स और MIRV इक्विप्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स, तो इनको काउंटर करने के उद्देश्य के साथ विकसित किया जा रहा है। और न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें डिफेंस सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि डीआरडीओ ने 2 एडवांस्ड इंटरसेप्टर प्रोजेक्ट्स पर काम तेज कर दिया है। इन प्रोजेक्ट्स के नाम है ADAH और ADAM। और इस बात की उम्मीद है कि दोनों नए इंटरसेप्टर्स भारत के प्रस्तावित बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस आर्किटेक्चर के फेज 3 की बैकबोन की तरह काम करेंगे। और इन सिस्टम्स को विशेष रूप से हाईली मनोरेबल और अल्ट्रा फास्ट एरियल थ्रेट्स यानी कि हाइपरसोनिक थ्रेट्स को इंटरसेप्ट करने के हिसाब से डिज़ाइन किया जा रहा है। और जैसे कि हमारा एक पड़ोसी सक्रिय रूप से हाइपरसोनिक वेपन्स को विकसित करने पर काम कर रहा है, और अगर हमारा एक पड़ोसी इस पर काम कर रहा है तो आने वाले समय में हमारे दूसरे पड़ोसी को भी मिल ही जाएगा। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इन थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए भारत के पास एक रिलायबल सिस्टम रहे, ऐसे सिस्टम जो कि मैक 5 से अधिक की रफ्तार वाले थ्रेट्स को काउंटर करने में सक्षम हो। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से कहा गया कि जो पहला मेड इन इंडिया C295 मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, तो उसके सितंबर से पहले रोल आउट होने की उम्मीद है। और उनका जो ये रिमार्क है ये उनके स्पेनिश काउंटर पार्ट के साथ हुई मीटिंग के दौरान आया है, जिसमें उन्होंने दोनों देशों के बीच बढ़ते हुए ट्रेड और डिफेंस कोऑपरेशन को हाईलाइट किया था। और इसी दौरान भारतीय विदेश मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया था कि पूरी दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस को डिस्प्ले करना चाहिए। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि भारत ने वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फाउंडेशन के माध्यम से रिस्पॉन्सिबल कंट्री इंडेक्स की एक लिस्ट जारी करी है। और इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर सिंगापुर है, दूसरे पर स्विट्जरलैंड, और इस तरह से भारत 16 नंबर पर है, बांग्लादेश 42 नंबर पर, चाइना 68 नंबर पर, अमेरिका 66 नंबर पर, और हमारा निकम्मा पड़ोसी पाकिस्तान है 90 नंबर पर। और जैसे कि इस लिस्ट का नाम है रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स, तो आप इसको एक तरह से कंट्रीज़ के लिए एक ग्लोबल रिपोर्ट कार्ड कह सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस लिस्ट में केवल पैसा, मिलिट्री पावर, इन सब को देखने के बजाय इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखा गया है कि एथिकल गवर्नेंस, सोशल वेलफेयर, इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी किन देशों की ज़्यादा बेहतर है, या यूँ कहें कि कौन से देश की सरकार कितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बिहेव करती है। इस बार के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के दौरान जो भारतीय वायुसेना है वो अपने फॉर्मेशन में एक सिंदूर फॉर्मेशन को भी डिस्प्ले करने वाली है, जिसमें 2 रफाल, 2 MiG-29, 2 सुखोई Su-30 MKI और एक जैगवार एयरक्राफ्ट शामिल रहेंगे। और जैसे कि पहले ही कंफर्म किया जा चुका है कि इस बार की रिपब्लिक डे परेड में आपको ऑपरेशन सिंदूर की झलक भी देखने को मिलेगी कि कैसे भारत के फोर्सेस ने इसको बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया था। और इस बार के फ्लाई पास्ट में 3 खास फॉर्मेशंस देखने को मिलेंगे, और जिनके कोड नेम हैं गरुड़, प्रहार और सिंदूर। और टोटल 29 एयरक्राफ्ट इस फ्लाई पास्ट का हिस्सा बनने वाले हैं, जिसमें 16 फाइटर जेट्स हैं, 4 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 9 हेलीकॉप्टर्स हैं। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के ऑफिशियल एक्स हैंडल से एक महत्वपूर्ण सूचना दी गई है कि ये बात सामने आई है कि नासिक में आयोजित भारतीय वायुसेना के एयर शो को देखने के लिए एक एंट्रेंस फीस ली जा रही है। लेकिन भारतीय वायुसेना ने कंफर्म किया है कि इंडियन एयरफोर्स जो देश भर में एयर शोज कंडक्ट करती है, तो वो देश के युवाओं को इंस्पायर और मोटिवेट करने के लिए होती है, और साथ में इसके माध्यम से नेशन के साथ एक कनेक्शन और डीप होता है। और इसलिए भारतीय वायुसेना ने कंफर्म किया है
कि वो इस तरह के एयर शोज़ के लिए कोई भी एंट्रेंस फीस नहीं लेती है और ना ही इनसे कोई आर्थिक लाभ लिया जाता है। यूरोपियन पार्लियामेंट्री सेशन को संबोधित करते हुए ऑफिशियली ये कंफर्म किया गया है कि भारत और यूरोपियन यूनियन की जो 60th समिट है वो 27 जनवरी को नई दिल्ली में आयोजित करने के लिए शेड्यूल की गई है और इस दौरान भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच कुछ नए डिफेंस और सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स को साइन किया जाएगा और इसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, तो ये महत्वपूर्ण क्षेत्र में कॉपरेशन भी शामिल है। इसके अलावा एक जानकारी ये सामने आई है, असम में आर्मी के हेलीकॉप्टर्स की रेडीनेस को बनाए रखने के लिए HAL एक MRO हब को स्थापित कर रही है और इस फैसिलिटी को असम के मिसामारी में स्थापित किया जा रहा है और उम्मीद है कि ये जो फैसिलिटी है ये रिपेयर टर्न अराउंड टाइम को कम करने, लॉजिस्टिक सपोर्ट को स्ट्रीमलाइन करने और आर्मी एविएशन और इंडियन एयरफोर्स को एक सस्टेन्ड MRO सपोर्ट प्रोवाइड करने में काफ़ी मददगार साबित होगी। इसके अलावा ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि DRDO ने हाइब्रिड गैस लेजर आर्किटेक्चर पर आधारित एक नए डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम को विकसित किया है। इसमें इलेक्ट्रिक पावर और गैस लेजर टेक्निक इन दोनों को कंबाइन किया गया है और उम्मीद है कि जो सिस्टम है ये ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स और फाइटर जेट्स को भी 20 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी पर डिस्ट्रॉय करने में सक्षम होगा और इसे ऑल वेदर कंडीशंस में इस्तेमाल करने के हिसाब से डिज़ाइन किया जा रहा है। बाकी उम्मीद है कि इसके सारे व्यापक टेस्ट इस वर्ष पूरे हो जाएंगे और फिर अगले वर्ष यानी कि 2027 में इसकी फील्ड ट्रायल शुरू किए जाने की उम्मीद है और ये 300 किलोवाट की हाई एनर्जी लेजर वेपन की कैटेगरी में आएगा और मीडिया रिपोर्ट्स में जो इस वेपन का नाम सामने आया है वो सूर्य किरण करके है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन सन 2000 में जम्मू कश्मीर में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए सूबेदार उज्जैन सिंह शेखावत और हवलदार राम सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1964 में 12 असम राइफल्स के हवलदार केशव दत्त जोशी, राइफलमैन इंद्र प्रसाद घाले, राइफलमैन कमल बहादुर थापा, राइफलमैन गगन बहादुर थापा, राइफलमैन खरका बहादुर छेत्री, राइफलमैन रामकृष्ण गुरुंग, राइफलमैन साल बहादुर शाही और 2017 में 13 असम राइफल्स के राइफलमैन खम्पाई वांगसू और राइफलमैन एल्गिनलाल विन नगाइती ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि C295 एयरक्राफ्ट की डील कौन से वर्ष में साइन की गई थी। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।